स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं अध्याय 5 वंशागति और विविधता के सिद्धांत। हमने इसमें मेंडल के एक संकर और द्विसंकर प्रयोगों का अध्ययन कर लिया था और साथ ही हमने मेंडल के नियम का भी अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे मेंडलवाद का विचलन। मेंडल ने जो प्रयोग किया था उसमें उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव किया था और मटर के पौधे के ही भिन्न भिन्न लक्षणों को आधार बना करके वह प्रयोग करते थे। तो हमेशा उनको जो परिणाम प्राप्त होता था वो एक जैसा ही प्राप्त होता था, लेकिन और अन्य वैज्ञानिकों के द्वारा जब किसी अन्य पादप में, जब अन्य जंतुओं में मेंडल के प्रयोगों को दोहराया गया तो उनमें मेंडल के जैसे जो परिणाम प्राप्त होते हैं वैसे परिणाम प्राप्त नहीं हुए। तो इन्हीं को कहा जाता है मेंडलवाद का विचलन, अर्थात मेंडल के समान परिणाम प्राप्त न होकर के कोई अन्य परिणाम प्राप्त होता है। तो इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे पहला अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता, मेंडल ने जब अपना एक संकर प्रयोग किया था तब उन्होंने कहा था कि जब जनक से संतति में कारक जाते हैं तो उसमें से एक जनक का कारक प्रभावी होता है और दूसरे जनक का कारक जो होता है वो अप्रभावी होता है। इसी को जब अन्य पादपों पर प्रयोग किया गया तो पाया गया कि यहाँ पर दोनों कारक जो होते हैं वो एक दूसरे को अप्रभावी नहीं कर पाते हैं। अपूर्ण प्रभाविता में जब कारक जो होते हैं दोनों के दोनों कारक एक दूसरे को अप्रभावी नहीं कर पाते हैं तो कोई तीसरा लक्षण व्यक्त हो जाता है, ये कहलाता है अपूर्ण प्रभाविता। इसका उदाहरण हम देखेंगे मिराबिलिस जलापा नामक पौधे में किए गए प्रयोग का। मिराबिलिस जलापा जो है यह दो विपर्यायी लक्षण वाले मिराबिलिस जलापा के पादपों को लिया गया, जिसमें से एक लक्षण जो था वह था लाल पुष्प और दूसरा लक्षण जो था वह था सफेद पुष्प। यहाँ पर लाल पुष्प को हम संकेत देंगे कैपिटल आर और सफेद पुष्प को हम संकेत देंगे स्मॉल आर। ये हो गए जनक पौधे। इनसे युग्मक का निर्माण होगा। यहाँ पर बनेगा एक कैपिटल आर, यहाँ पर बनेगा एक स्मॉल आर। अब इनमें क्या हो रहा है, कृत्रिम निषेचन की क्रिया हो रही है। हम एक संकरी क्रॉस कराते हैं। कृत्रिम निषेचन के परिणाम स्वरूप कैपिटल आर स्मॉल आर एक संतति प्राप्त हुआ। ये क्या हो गया, F1 पीढ़ी कहलाया। अब F1 पीढ़ी में जो संतति प्राप्त हुआ है वो यहाँ पर मेंडल के अनुरूप नहीं था। यहाँ पर जो संतति प्राप्त हुआ है, जो संकर संतति जो F1 पीढ़ी में जो प्राप्त हुआ था वह गुलाबी रंग के पुष्प वाला पौधा प्राप्त हुआ था। यहाँ पर लाल पुष्प जो था वो भी अप्रभावी है और सफेद पुष्प जो है वो भी अप्रभावी है और दोनों का मध्यस्थ जो लक्षण है वो यहाँ पर व्यक्त हो रहा है। अब ये F1 पीढ़ी जो है जब ये स्वनिषेचन करेंगे तो F2 पीढ़ी प्राप्त होगी। F2 पीढ़ी जो होगा इसमें जो जीनोटाइप अनुपात है और जो फिनोटाइप अनुपात है ये दोनों अनुपात जो होता है वो एक समान आता है। कैसे एक समान, देखिएगा ये हम इसको मेल ले लेते हैं। मान लीजिए इधर ये पितृ के लक्षण वाला भाग हो गया, इधर ले लेते हैं मातृ लक्षण, कैपिटल आर स्मॉल आर। चलिए इन दोनों का आपस में क्रॉस कराएंगे तो क्या बना, कैपिटल आर। दोनों कैपिटल आर है, संयुग्मजीय अवस्था है। क्या हो जाएगा इसका लक्षण, लाल पुष्प होगा इसका लक्षण। इन दोनों का क्रॉस कराएं कैपिटल आर और स्मॉल आर का, तो यहाँ पर ये कैसे विषम युग्मजीय अवस्था है। तो विषम युग्मजीय में कौन सा रंग दे रहा है, गुलाबी रंग देता है। इसी प्रकार जब यहाँ पर इन दोनों का क्रॉस कराया जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये भी कैसे हो गए विषम युग्मजीय अवस्था, जो कौन सा रंग प्रदान कर रहे हैं, गुलाबी रंग प्रदान करते हैं। यहाँ जब दोनों जो समयुग्मजीय स्मॉल आर होंगे, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तब यह पौधा जो होगा वो कौन से सफेद रंग के पुष्प वाला पौधा होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जीनोटाइप भी 1:2:3 के अनुपात में आ रहा है और फिनोटाइप जो है वो भी 1:2
2:1 के अनुपात में प्राप्त होता है। तो इसमें जो जीनोटाइप बनेगा वो कौन कौन सा बनेगा? इसका जीनोटाइप जो है वह बन रहा है कैपिटल आर 1 अनुपात कैपिटल आर स्मॉल आर, ये 2 की संख्या में प्राप्त हुआ है। और उसके बाद में स्मॉल आर, ये बन गया 1:2:1। ठीक इसी प्रकार से फिनोटाइप दिखने में भी यहाँ पर देखो, एक पौधा जो है वो लाल पुष्प वाला उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पर 2 पौधे जो है वो गुलाबी पुष्प वाले हैं, और यहाँ पर एक पौधा जो है वह सफेद पुष्प वाला हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से फिनोटाइप अनुपात भी 1:2:1 प्राप्त हो रहा है। ये कहलाता है क्या? अपूर्ण प्रभाविता। अर्थात जनक से जब कारक संतति में जाते हैं, F1 पीढ़ी में जाते हैं, तो दोनों कारक एक दूसरे को अप्रभावी नहीं कर पाते हैं और उन दोनों का मध्यस्थ लक्षण उत्पन्न होता है। मेंडल के विचलनवाद का एक और उदाहरण जो है वह है सहप्रभाविता। सहप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता जो होते हैं, दोनों में अंतर होता है। यहाँ पर सहप्रभाविता में क्या होते हैं? जब जनक से कारक जो होते हैं संतति में जाते हैं, तो दोनों कारक एक दूसरे को अप्रभावी नहीं कर पाते हैं, लेकिन F1 पीढ़ी में दोनों कारक अपने लक्षणों को साथ साथ व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से सहप्रभाविता में क्या हो रहा है कि दोनों कारक जो होंगे वो अपने लक्षण को साथ साथ व्यक्त करते हैं। जबकि अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है कि दोनों कारकों के लक्षण का कोई मध्यस्थ लक्षण जो है वो F1 पीढ़ी में दिखाई देता है। तो इस प्रकार से सहप्रभाविता का उदाहरण हम ले लेते हैं मनुष्य में रुधिर वर्ग का। मनुष्य में जो रुधिर वर्ग होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, A, B, O और AB। यहाँ पर AB रुधिर वर्ग जो होता है वह सहप्रभाविता का उदाहरण है। देखिए, मनुष्य में जो रुधिर के वर्ग का निर्धारण जो होता है उसके लिए इन जीन पाया जाता है जो कि कहलाता है आई जीन। ये आई जीन जो होते हैं इसके 3 रूप होते हैं, एक कहलाता है IA, एक कहलाता है IB और एक कहलाता है IO। ये 3 रूप में से कोई 2 रूप जो होता है वो किसी मनुष्य में पाया जाता है। किसी व्यक्ति में 2 ही कारक उपस्थित होंगे, एक मातृ से और एक पितृ से प्राप्त होंगे, तो इन तीनों में से कोई 2 ही व्यक्ति में उपस्थित होता है और उसी के आधार पर उनमें रुधिर वर्ग का निर्धारण होता है। तो यहाँ पर जो IA जो होता है एक विशेष प्रकार की शर्करा का संश्लेषण करता है। ठीक उसी प्रकार से IB जो होता है इनके द्वारा भी एक विशेष प्रकार की शर्करा का संश्लेषण किया जाता है, जबकि IO जो होता है इनके द्वारा किसी भी प्रकार की शर्करा का संश्लेषण नहीं किया जाता है। अब यदि इनमें जो रुधिर वर्ग का निर्धारण होगा, चलिए हम इसको एक बार बनाकर देख लेते हैं। यदि इनमें रुधिर वर्ग का निर्धारण होगा तो किस प्रकार से रुधिर वर्ग का निर्माण होगा। यहाँ पर मेल और फीमेल का अलग अलग ले लेते हैं, 1 2 3, यहाँ IA, यहाँ IB, यहाँ IO, IA, IB, IO। तो यहाँ पर एक तरफ को मेल और एक तरफ को फीमेल ले लेते हैं। इसमें से 2 ही कारक जो होंगे वह जनक से संतति में जाएंगे, लेकिन हम संभावनाएं देख लेते हैं किनका किनके साथ रहने से कौन सा रुधिर वर्ग प्राप्त होता है। तो जब IA और IA आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर रुधिर वर्ग, चूंकि दोनों A हैं इसीलिए यहाँ पर रुधिर वर्ग क्या बन गया? A रुधिर वर्ग बन गया। IA और IB, चूंकि IA और IB दोनों के द्वारा शर्करा का निर्माण किया जाता है इसलिए ये दोनों अपने लक्षण को साथ साथ व्यक्त करते हैं और यही कहलाता है क्या? सहप्रभाविता। तो इस प्रकार से जब जनक के मातृ से या पितृ से किसी एक से IA और किसी एक से IB, किसी एक से IA कारक मिल रहा है और एक से IB कारक मिल रहा है, तो जो संतान होगा उनका जो रक्त समूह होगा वो क्या बनेगा? एक B रक्त समूह प्राप्त होता है। तो ये जो है वह क्या कहला रहा है? सहप्रभाविता। अर्थात यहाँ पर दोनों कारक एक दूसरे को अप्रभावी नहीं कर पाए और दोनों कारकों ने अपने अपने लक्षण को साथ साथ उस पीढ़ी
वर्ग में ही एक और प्रकार का विचलन होता है जो कहलाता है बहुविकल्पिता। रुधिर वर्ग में ही ये बहुविकल्पिता जो होते हैं ये भी मेंडलवाद के विचलन होते हैं, अर्थात किसी एक लक्षण के लिए एक से अधिक विकल्प उपस्थित होंगे। तो लक्षण एक है क्या, रुधिर वर्ग का निर्धारण करना, इसके लिए 3 विकल्प उपस्थित हैं, IA, IB, IO। हालांकि इसमें से 2 ही विकल्प जो होंगे वह जनक से संतानों में जाते हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य में जब रुधिर वर्ग की निर्धारण की प्रक्रिया होंगी तो उसके लिए 3 विकल्प उपस्थित होते हैं, और तीनों में से 2 ही कारक जो होते हैं वो संततियों में जाकर के रुधिर वर्ग का निर्धारण करते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुविकल्पिता को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर पूरा का पूरा हम चेकर बोर्ड देख लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं कैसा कैसा रुधिर वर्ग बनता है। जब IA और IO का कारक जो होते हैं आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर रुधिर वर्ग जो होता है वो A बनता है। A इसलिए बनता है क्योंकि A के द्वारा शर्करा का निर्माण किया जाता है और O के द्वारा शर्करा निर्मित नहीं किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर A जो होगा वो प्रभावी होगा और O जो होगा वो क्या हो जाएगा, अप्रभावी हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए IA और IB, फिर से ये कौन सा ब्लड ग्रुप बन गया, AB ब्लड ग्रुप बन गया। यहाँ पर IB है तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, B रक्त समूह बनेगा। यहाँ पर फिर से देखिएगा IB और IO हो गया है, तो अब यहाँ पर ब्लड ग्रुप जो है वो क्या बनेगा, B, क्योंकि जिस प्रकार A जो होते हैं वो शर्करा का संश्लेषण करते हैं उसी प्रकार से B जो होते हैं वो भी शर्करा का संश्लेषण करते हैं, इसीलिए O जो होगा वो यहाँ पर भी क्या रहेगा, B के सामने अप्रभावी होगा। यहाँ पर देखिए फिर से IA और IO, A ब्लड ग्रुप बना, यहाँ IO IB से B ब्लड ग्रुप बना। अब यहाँ देखिएगा 2 IO है समयुग्मजी अवस्था में। जब ये दोनों समयुग्मजी अवस्था में, दोनों अप्रभावी हैं, लेकिन जब ये समयुग्मजी अवस्था में है तो ये अपने लक्षण को व्यक्त करते हैं और यहाँ पर ब्लड ग्रुप जो होता है वो क्या प्राप्त होता है, O प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यदि मातृ और पितृ दोनों से IO कारक प्राप्त हो तो फिर ये संतति जो होंगे उनका ब्लड ग्रुप जो बनता है वह O बनता है। ये समयुग्मजी अवस्था में अपने आप को प्रभावी कर पाते हैं, ये कहलाता है क्या, बहुविकल्पिता। एक ही लक्षण के लिए एक से ज्यादा विकल्प उपस्थित हैं। चलिए अगला उदाहरण हम देखते हैं, क्या है वह, बहुप्रभाविता। बहुप्रभाविता। अपने अध्ययन में मेंडल ने भी यह देखा कि कोई एक लक्षण को नियंत्रित करने वाला जीन वह एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित कर सकता है। तो जब एक ही एलील के द्वारा एक से अधिक लक्षण का नियंत्रण किया जाता है तो इसे कहा जाता है बहुप्रभाविता। एक ही एलील के द्वारा एक से अधिक लक्षणों का नियंत्रण किया जाता है। तो मेंडल ने अपने अध्ययन में पाया कि मटर के पौधे में जो जीन या एलील उसके पुष्प के रंग का निर्धारण करता है, पुष्प का क्या रंग होगा इसको निर्धारण और नियंत्रित करता है, उसी जीन के द्वारा उसके बीज के आवरण का भी निर्धारण होता है। तो इस प्रकार से एक ही जीन ने क्या किया, एक से अधिक दो लक्षणों के क्रियाविधियों का नियंत्रण कर रहे हैं, तो यही कहलाता है बहुप्रभाविता। इसका एक और उदाहरण हम देखेंगे, तो वह देखेंगे मटर में ही स्टार्च के जो कण होते हैं वह कौन से आकार के बनेंगे। तो स्टार्च के कणों का संश्लेषण जो होता है उसके लिए भी मटर में स्टार्च कणों का संश्लेषण, इसके लिए भी जो जीन जिम्मेदार होते हैं
वह होते हैं बी के रूप में, और इसका प्रभावी रूप है बी और इसका अप्रभावी रूप होता है स्मॉल बी के रूप में। लेकिन ये भी तीन अलग अलग इनके लक्षणों को प्रदर्शित करता है। तीन अलग अलग लक्षण कैसे हैं? अगर मटर में ही स्टार्च कण जो होंगे उनके संश्लेषण के लिए जब जीन मातृ और पितृ से संतति में जाएंगे, तो अगर ये दोनों कारक कैपिटल बी के रूप में होते हैं तो यह प्रभावी लक्षण के रूप में दिखाई देता है। और इसके कारण जो स्टार्च के जो कण होते हैं यह बड़े आकार के बनते हैं। स्टार्च के कण जो होते हैं वो कैसे बड़े आकार के बनते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बीज का आकार जो होता है वह कैसा होता है? गोल होता है। लेकिन यदि यही विषम युग्मजीय अवस्था में प्रदर्शित हो जाए, कैपिटल बी और एक स्मॉल बी, तो यहाँ पर जो स्टार्च के कण जो होते हैं वह मध्यम आकार के होंगे। मध्यम आकार के होंगे, ना बिल्कुल बड़े होंगे ना ही बिल्कुल छोटे होंगे। तो ये कैसे हो जाएंगे? मध्यम आकार के हो जाएंगे। अब यहाँ पर पुनः जो अप्रभावी जो एलील है समयुग्मजीय अवस्था में यदि पौधों में दिखाई दे, तो अब ये कौन सा लक्षण दिखाएंगे? जो स्टार्च के कण जो होंगे वह कैसे बनेंगे? छोटे आकार के बनेंगे। स्टार्च के कण कैसे बनेंगे? छोटे आकार के बनेंगे। इसके कारण यह बीज जो होगा वो कैसा दिखाई देगा? झुर्रीदार दिखाई देगा। इस प्रकार से स्टार्च कणों के संश्लेषण को नियंत्रित करने वाले जीन जो होते हैं वो एक ही होते हैं और इनके द्वारा यह तीन आकार जो है वो प्रदर्शित किए जाते हैं, तीन लक्षण दिखाए जाते हैं। तो इस प्रकार से यह बहुप्रभाविता को प्रदर्शित